वेलकम। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी के एथेंस के अंदर जो ग्रीक का शहर है, ठीक है, जिस तरह एथेंस और स्पार्टा है। तो एथेंस के अंदर वो कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो डेमोक्रेटिक थे। तो इसमें पहले नंबर पर इक्लेसिया आता है, इसके बाद बाउल आता है और तीसरे नंबर पर डिकास्टेरिया आता है। तो ये वो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इन तीनों को हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या क्या थे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली वीडियो बेसिकली कंटिन्यूशन है इससे पीछे वाली वीडियो की। और बेसिकली इसमें मैंने द ग्रीक सिटी स्टेट इसको शुरू किया, ठीक है। और पूरा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट है जो ग्रीक सिटी स्टेट से शुरू होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने तकरीबन इतना पोर्शन बता दिया है जिसमें मैंने कॉलोनाइजेशन, बेजुलस एंड अराकोन्स के बारे में, इसके अलावा स्लोन्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म और क्लेजेंथेन की ट्राइबल रिफॉर्म, ये वाली बताई हैं। और इस पोर्शन में मैं आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, जिसमें क्लेसिया आता है, बाउल आता है, डिकास्टेरिया आता है, ठीक है, ये बताऊंगा। और इससे आगे वाली वीडियो में इससे आगे वाला पोर्शन, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। तो इस तरह ये द ग्रीक सिटी स्टेट को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। इससे पीछे वाला मैं आपको बता चुका हूँ और इस वाले पोर्शन में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी इसको मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इक्लेसिया, ठीक है। तो इक्लेसिया क्या था, ये एक तरह से कह लें कि आप उस वक्त की पार्लियामेंट थी। तो इसमें कंपलसरी जो था हर सिटीज़न के लिए था कि वो इसमें आके लाजमी बैठे। अब सिटीज़न तो कौन थे, ये बहुत अहम कंसेप्ट है कि उस वक्त एथेंस के अंदर तकरीबन 3 लाख की पॉपुलेशन थी, ठीक है, लेकिन जो सिटीज़न थे वो सिर्फ 50,000 थे। अब इस 3 लाख के अंदर वुमेन भी थी, स्लेव भी थे और एलियन भी थे। लेकिन जो सिटीज़नशिप थी, सिटीज़न सिर्फ 50,000 थे और वो भी सिर्फ मेल, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ग्रीक के अंदर, एंशंट ग्रीक के अंदर या स्पार्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सॉरी एथेंस की, इसमें वुमन को कोई पॉलिटिकल राइट हासिल नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल उनका मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल उनकी नहीं थी। इसके अलावा स्लेव्स भी एक्सक्लूड थे और एलियंस वो तो थे ही नहीं। तो सिर्फ जो एथेनियन थे जो एथेंस के अंदर पैदा होते, सिर्फ उनको सिटीज़नशिप दी जाती। तो 3 लाख में से सिर्फ 50,000 जो मेल सिटीज़न थे वो एथेंस के सिटीज़न थे। तो इन 50,000 जो सिटीज़न थे इनके लिए कंपलसरी था कि वो कलीसिया के अंदर आएँ, यहाँ पर बैठें और जो इसके मामलात होते हैं वो उसको आगे तय करें। इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा एज अबव 20, ठीक है, कम अज़ कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए कलीसिया में बैठने के लिए। इसके अलावा जो कोरम था वो 6,000 था, ठीक है। मसलन टोटल पॉपुलेशन 50,000 सिटीज़न है तो कम अज़ कम 6,000 होना चाहिए कोरम, ठीक है। कोरम इसी को बोलते हैं कि कोई भी आनसाजी करने के लिए कम से कम तादाद, जिस तरह आजकल की पार्लियामेंट्स होती हैं इनमें कोरम होता है कि कम अज़ कम इतने मेंबर होंगे तो पार्लियामेंट की वो आगे बढ़ेगी। तो 6,000 कम अज़ कम इक्लेसिया में बैठे हों अगर इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाना है। इसके अलावा इसकी 40 दफ़ा 40 टाइम्स आ ईयर 40 मीटिंग्स होती एक साल के अंदर और इसी 40 के हिसाब से हर 9 दिन बाद एक मीटिंग बनती है, ठीक है। तो 9 × 40 360 बनता है, ठीक है। तो 9 दिनों बाद एक मीटिंग आती है और साल में 40 मीटिंगें। इसके अलावा ईच सेशन कॉल्ड इक्लेसिया क्यूरिया, ये जो 9 दिनों बाद एक इसका सेशन होता है उसे इक्लेसिया क्यूरिया बोलते थे। इसके अलावा ये जो सेशन होते थे इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द ऑफिशियल ऑफ स्टेट, इसके अलावा डिस्कशन ऑन द प्राइस ऑफ कॉर्न, कॉर्न बोलते हैं जो ज़मीन से फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो आप इसे गंदम, कपास वगैरह कह सकते हैं। इसके अलावा मैटर रिलेटेड टू डिफेंस, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पीपल बाय स्टेट। कॉन्फिस्केशन किसे बोलते हैं कि जब स्टेट या हुकूमत किसी इंसान की कोई जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त कर ले, ठीक है। तो अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द ऑफिशियल ऑफ स्टेट, उसके अगर कोई मतलब सिटीज़न बैठा है एक्लेसिया के अंदर और उसने किसी ऑफिशियल के बारे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो वो वहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा जो प्राइस ऑफ कॉर्न है उसके बारे में डिस्कशन कर सकता है कि ये कम है या ज़्यादा है। इसके अलावा डिफेंस के मैटर्स, और अगर किसी सिटीज़न की प्रॉपर्टी स्टेट ने या एथेंस जो उस वक्त सिटी स्टेट थी उसने जब्त कर ली है तो वो उसके ख़िलाफ़ बोल सकता है, ठीक है। तो ये सारे मामलात इक्लेसिया में तय पाते। इसके अलावा
403 BCE बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पेमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई कि ये जो 50,000 सिटीज़न इक्लेसिया के अंदर अटेंड करने आते थे इनको पेमेंट दी जाती, पैसे दिए जाते, और ये 3 ओबल्स थे, ठीक है, कम अज़ कम। इसकी भी एक रीज़न थी, ठीक है, जो मैं आपको आगे तीसरी वीडियो में बताऊँगा, कि जिसमें स्लेवरी को काज बनाया गया कि ये एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी का बायस बनी। और उसमें ये रीज़न दी गई है कि आम लोग जब काम करते थे, वर्किंग क्लास जो होते थे, ठीक है, वो अपना काम काज छोड़कर इक्लेसिया में मीटिंग अटेंड करने आते थे। तो वो जो एक दिन इनका ज़ाया होता था इक्लेसिया में आके, उसकी इनको पेमेंट दी जाती, जो तकरीबन 3 ओबल्स थे, ठीक है। ये कंसेप्ट फर्दर आगे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा 5 डे नोटिस, कि इक्लेसिया की मीटिंग होने से 5 दिन पहले नोटिस दिया जाता कि अब मीटिंग होगी, और ये 5 दिन पहले का जो नोटिस होता इसमें बेसिकली प्रपोज़ल दिए जाते कि क्या चीज़ें इक्लेसिया के अंदर डिस्कस होंगी, और ये प्रपोज़ल अगोरा के अंदर दिए जाते हैं, अगोरा जिसे मार्केट प्लेस कहते हैं। तो चूँकि मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग जो होते हैं शहरी वो वहीं पर होते हैं, और उस वक्त चूँकि पॉपुलेशन भी सिर्फ 50,000 थी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जाके ये बताया जाता कि फ़लाँ चीज़ डिस्कस होगी, ताकि जो शहरी हैं वो पहले ही मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें कि क्या चीज़ डिस्कस होने वाली है। इसके अलावा इसमें आता है रोल ऑफ पुलिस। ये क्या था कि जब भी कलीसिया के अंदर कोई मीटिंग होने वाली होती तो जो पुलिस थी ये गोरा के अंदर आती, मतलब मार्केट प्लेस के अंदर, और वहाँ पर इनके हाथ में रस्सियाँ होती जो सुर्ख रंग में भिगोई गई होती, ठीक है, डिप किया होता उसमें। तो ये बेसिकली जिस दिन कलीसिया की मीटिंग होती उस दिन ये लोगों को मारते, ठीक है। तो अगर किसी पर लाल निशान पड़ जाता, उसे लग जाता, तो इसका मतलब ये होता कि ये बंदा कलीसिया के अंदर आने में डिले कर रहा था, उसकी मीटिंग में देर से आ रहा था, तो फिर उसको पेनल्टी दी जाती। दूसरे लफ्ज़ों में जो शख्स लेट करता, ठीक है, उसको ये सुर्ख निशान उस पर पड़ जाता जब उसे रस्सी मारी जाती, तो उसको फिर पेनल्टी की दी जाती कि आपने क्यों लेट किया, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आपने टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है। इसके अलावा सिटीज़न कुड वोट फॉर, वहाँ पर जो सिटीज़न बैठे होते वो वोटिंग कर सकते थे। लॉ बीइंग प्रपोज्ड, पॉलिसी बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। तो स्टेट क्या लॉ बनाना चाह रही है, क्या पॉलिसी बनाना चाह रही है, इस पर जो बैठे हुए हैं कलीसिया के अंदर 50,000 या जितने भी कम अज़ कम कोरम 6,000 है, तो वो इस पर अपनी वोटिंग कर सकते हैं। लॉ और पॉलिसी में यहाँ पर आपको फ़र्क पता होना चाहिए। लॉ वो होता है, ठीक है, जो लोगों के लिए बनाया जाता है, और कोर्ट के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आप केस कर सकते हैं किसी पर, और शहरी ने हर हाल में उसे फॉलो करना होता है, ना फॉलो करेगा तो वो बेसिकली इलीगल होगा। पॉलिसी वो होती है जो स्टेट बनाती है अपने लिए, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी होती है, कि ये बेसिकली लॉ में नहीं आती कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते या इसको आप फॉलो करें या ना करें, ये कोई इशू नहीं होता। लेकिन लॉ एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आपने फॉलो करना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें कलीसिया के अंदर डिस्कस होती कि किस किस्म का लॉ है, किस किस्म की पॉलिसी बनने वाली है। इसके बाद सबसे अहम बात यहाँ पर आती है कि वेन लॉ और पॉलिसी वाज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि जब भी कोई लॉ बन रहा है या कोई पॉलिसी बन रही है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट गवर्नमेंट से है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से है, तो फिर क्या था कि आप बिल्डर, आप ब्लैक स्मिथ, शू मेकर, मर्चेंट, शिप ओनर, रिच और पुअर, गुड फैमिली और नन, ये सारे के सारे जो लोग थे ये अपनी जो एडवाइस थे वो स्टेट को दे सकते थे। मसलन आप बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, आप ब्लैक स्मिथ जिसे हम लोहार बोलते हैं, लोहे का काम करता है, शू मेकर मोची, मर्चेंट ताजर है, कारोबारी बंदा है, शिप ओनर चूँकि उस वक्त ज़्यादातर शिप्स पर ही होता था, चारों तरफ तो समंदर था। इसके अलावा अमीर है, गरीब है, अच्छी फैमिली से है या बुरी फैमिली से है। तो जब भी कोई लॉ या पॉलिसी हुकूमत से मुतलिक होगी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से मुतलिक होगी, तो फिर किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो बात करे या ना करे, बल्कि हर बंदा जो कलीसिया के अंदर बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है, वो क्रिटिसाइज़ कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो अपनी एडवाइस दे सकता है कि इस तरह का काम होना चाहिए। इसके अलावा जो एथेनियन पॉपुलेशन थी वो फ्री स्पीच इंटीग्रल फॉर डेमोक्रेसी, उनका यह मानना था कि डेमोक्रेसी के लिए जो फ्री स्पीच है ये लाजमी होनी चाहिए, इसके बगैर जो डेमोक्रेसी है वो आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को कायम रखने के लिए हर बंदा, चाहे वो लोहार है, चाहे वो मोची है, चाहे वो ताजर है, वो अपनी एडवाइस पेश कर सकता है। इसके अलावा इसमें दो अहम चीज़ें आती हैं, एक आइसोजोरिया और पैरिसिया। कि आइसोजेरिया क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, जिस तरह ये ऊपर बात हो चुकी है कि हर बंदे को बराबर का इख्तियार है कि वो बोल सकता है। और उसके बाद सबसे अहम बात क्या है कि पैरिसिया, कि फ्रैंक एंड क्रिटिकल, कि हर बंदा लाजमी नहीं कि वो हमायत करे किसी लॉ की या स्टेट की, बल्कि अगर वो अपोजिशन करना चाहता है, उसके ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करना चाहता है,
तो वो कर सकता है, उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। तो ये एथेनियन डेमोक्रेसी का पार्ट था कि उसमें एज़ोजेरिया था, फ्री एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, और पेरिसिया के फ्रैंक एंड क्रिटिकल, कि हर बंदा क्रिटिकल होके किसी भी चीज़ को देख सकता है। इसके अलावा इक्लेसिया के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, फाइनल डिसीजन वो वोट बाय हैंड होता कि अगर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा ली गई है, ठीक है, तो उस पर फैसला लेना है, तो वो हाथ खड़े करके बताया जाएगा कि कौन उसकी हमायत में है और कौन उसके ख़िलाफ़ है। इसके अलावा इन डिसीजन को रिकॉर्ड भी किया जाता, पब्लिश भी किया जाता, और इनमें जो सबसे अहम होते उन्हें स्टोन पर लिख भी लिया जाता। और इसके बारे में मैंने ये देखा था कि कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन पर इक्लेसिया में लिए गए फ़ैसले अभी भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा इक्लेसिया के अंदर जब सेशन हो रहा होता तो उसको सीरियस बनाने के लिए बहुत काम किया जाता, और इस हवाले से एक लॉ था कि नॉट स्लेंडर एनीवन, कि इक्लेसिया के अंदर अगर कोई पर्सन बोल रहा है, अपनी एडवाइस दे रहा है या क्रिटिकली किसी चीज़ को देख रहा है, तो वो नॉट स्लेंडर एनीवन, कि वो किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करेगा, कि किसी पर इल्ज़ाम लगाए या किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करे जो वहाँ पर मौजूद नहीं। तो दूसरे लफ्ज़ों में वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा, बल्कि वो जिस मकसद के लिए खड़ा है, जिस पर बोलना चाह रहा है, वो मौके पर बोलेगा, और जो वहाँ पर मौजूद है उन्हीं से वो मुखातिब होगा। इसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ ग्राफी पैरामोन, ठीक है, ये क्या था कि एक्यूजेशन अगेंस्ट बिल कंट्रेरी टू लॉ, कि हर सिटीज़न के पास ये इख्तियार था कि वो अक्यूज़ कर सकता है, वो चैलेंज कर सकता है कोई भी ऐसा बिल जो उसे लगता है कि कंट्रेरी टू लॉ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इख्तियारात थे उस वक़्त जो एथेनियन सिटीज़न थे, कि वो फ्रैंक एंड क्रिटिकल, फ्री इक्वल स्पीच, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। इसके अलावा अगर किसी बिल के बारे में बात करना चाहते हैं जो कंट्रेरी टू लॉ है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी उन पर, वो खुलेआम बात कर सकते थे। इसके अलावा असम्बली हेयर द चार्जेस ऑफ इजेंजेलिया, ये क्या था कि एक्यूजेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट स्टेट, कि अगर किसी सिटीज़न को ऐसा लगता है कि किसी बंदे ने स्टेट के ख़िलाफ़ कोई क्राइम किया है, तो उसके ख़िलाफ़ भी जो हेयरिंग थी वो भी असम्बली के अंदर, मतलब इक्लेसिया के अंदर होती। इसके अलावा एनी सिटीज़न कुड ब्रिंग चार्जेस ऑफ ट्रेजन अगेंस्ट एनी ऑफिशियल, किसी ऑफिशियल के ख़िलाफ़ उसको ऐसा लगता है कि उसने गद्दारी की है रियासत के ख़िलाफ़, तो उसके चार्जेस भी इक्लेसिया के अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा फ्राम 403 टू 322 BCE बिफोर क्राइस्ट, असम्बली प्रोसिक्यूटेड 30 जर्नल्स ऑन चार्जेस ऑफ एजेंजेलिया, कि इक्लेसिया ने तकरीबन 30 जर्नल्स को प्रोसिक्यूट किया, सज़ाए मौत दी इन्हीं चार्जेस पर। एजेंजेलिया के एक्यूजेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट स्टेट था या उन्होंने कोई गद्दारी की थी। तो ये था एक ओवरऑल इक्लेसिया, ये क्या था, ठीक है। तो इसके बाद हम बाउल को देखते हैं कि वो क्या है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें आता है बाउल। तो इक्लेसिया के बाद दूसरा जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एथेंस के अंदर था वो बाउल था। तो बाउल को काउंसिल भी बोलते थे, ठीक है। तो ये परमानेंट इन सेशन थ्रू आउट द ईयर। इक्लेसिया का हमने देखा कि वो साल में 40 दफ़ा और हर 9 दिन बाद सेशन में होती, तो ये साल में हर रोज़ ही, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर ये सेशन में थी। इसके अलावा इसके जो मेंबर थे वो 500 थे, 500 सिटीज़न, और इक्लेसिया का हमने देखा कि वो 50,000 थे। तो 50 फ्रॉम ईस्ट ट्राइब। अब ये ट्राइबल सिस्टम क्या था, ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में बताया कि क्लेमेंटाइन ने एथेंस के अंदर आकर ट्राइबल सिस्टम को रीअरेंज किया था, जिसमें उसने 10 ट्राइब्स में डिवाइड किया था एथेंस को। तो 50 सिटीज़न हर ट्राइब में से, तो 10 मल्टीप्लाई 50 500, तो इस तरह 10 ट्राइब्स में से 500 सिटीज़न बाउल के अंदर आते और उसका निज़ाम चलाते। इसके अलावा ईच ग्रुप ऑफ 50, ये जो हर कबीले से, हर ट्राइब से 50 मेंबर आ रहे थे, वो एक्ट करता एज अ स्टैंडिंग कमेटी फॉर 36 डेज़। तो 50 का एक ग्रुप था, टोटल 10 कबीले थे, 10 ट्राइब्स थे, तो 36 डेज़ के लिए एक जो ग्रुप था वो एज अ स्टैंडिंग कमेटी काम करता, जो भी बाउल के अंदर जो काम होते उनको या उनके बारे में रिपोर्टिंग, रिसर्च वगैरह यही सारा कुछ करते। और 36 डेज़ के बाद जो अगला ग्रुप होता उसकी बारी आ जाती, और उसके बाद इसी तरह फर्दर आगे। इसके अलावा ये जो स्टैंडिंग कमेटी थी 50 मेंबर की, ये हर रोज़ अपना एक नया चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, कि एक दिन कोई और चेयरमैन होगा, उससे अगले दिन कोई और होगा, ठीक है, हर रोज़ एक नया। इसके अलावा जिस दिन बाउल की मीटिंग है उसी दिन अगर इक्लेसिया की मीटिंग आती है, तो ये जो चेयरमैन इन्होंने इलेक्ट किया यहाँ पर, ये इक्लेसिया के अंदर भी चेयर करेगा जो इक्लेसिया के अंदर मीटिंग हो रही है। इसके अलावा नो मोर देन 2 टाइम, के बाउल के अंदर एक बंदा जो एक दफ़ा मेंबर बन गया वो 2 से ज़्यादा दफ़ा उसका मेंबर नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स बाउल का मेंबर बनना चाहता है तो पहले वो डिमार्क से अप्रूव होगा, और उसके बाद डेमिस असम्बली। तो डिमार्क क्या था, ये डेमिस का जो सबसे सुप्रीम लीडर था वो था।
अब डेमीज़ क्या थी, ये भी इसी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लेजेंथियन आया, उसने पूरे एथेंस को 10 ट्राइब्स में डिवाइड किया और ये 10 ट्राइब्स फर्दर 139 डेमीज़ में डिवाइड थे। तो हर डेमी का जो लीडर था उसे डिमार्क बोलते थे, ठीक है। तो कोई भी अगर मेंबर बनना चाहता है बाउल का, तो पहले वो डिमार्क से अप्रूवल लेगा और उसके बाद डिमार्क की जो डेमीज़ है, ठीक है, असम्बली जो है, उससे वो अप्रूवल लेगा। तो इन दोनों से अप्रूवल लेने के बाद वो बाउल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका मेंबर बन सकता है। इसके अलावा इसकी जो मेंबरशिप थी वो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी क्लासेस से थी, ठीक है। अब ये क्या था, ये भी बेसिकली मैं आपको अपनी पीछे वाली वीडियो में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो सलोन था, इसने एथेंस को 4 प्रॉपर्टी क्लासेस में डिवाइड किया था, ये मैंने पीछे बताया था कि जिसमें पहले नंबर पर पेंटाकोजियम नहीं आता है, फिर हिपीज़ आता है, फिर जेगुतई आता है। तो यहाँ पर बाउल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ की अगर मेंबरशिप आप हासिल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी क्लासेस के लिए थी। चौथे नंबर पर जो थ्रेड्स थे वो चूँकि लेबर थे, गुलाम थे, सॉरी लेबर थे, मज़दूर थे, तो उनके लिए बाउल के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आती है। इसके अलावा इसके फंक्शन क्या थे, सेट द एजेंडा फॉर एक्लेसिया, ठीक है, और ये रिकमेंडेशन की फॉर्म में हो सकता है, प्रपोजल की फॉर्म में हो सकता है, या ओपन क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बेसिक चीज़ इसमें क्या थी कि नो डिस्कशन इन एक्लेसिया अनलेस कि वो बाउल के अंदर ना डिस्कस हो। तो जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है कि सेट द एजेंडा फॉर एक्लेसिया, कि एक्लेसिया के अंदर जो भी डिस्कस होगा, जिस तरह मैंने पीछे बताया कि 5 दिन पहले नोटिस दिया जाता तो कि क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, पहले बता दिया जाता। तो ये चीज़ बाउल के अंदर डिस्कस होती थी कि क्या चीज़ एक्लेसिया के अंदर आइंदा डिस्कस होगी। तो इसका सबसे बेसिक फंक्शन ये था कि वो रिकमेंडेशन देती या प्रपोजल दिया जाते या ओपन क्वेश्चन दिए जाते कि वो एक्लेसिया के अंदर डिस्कस होंगे। इसके अलावा बाउल का जो काम था उसे एग्जिस्ट करने के लिए 600 मजिस्ट्रेट होते, ठीक है, टू हेल्प फॉर एग्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, 1 फॉर 1 ईयर। ये जो मजिस्ट्रेट थे 1 साल के लिए होते, 1 साल से ज़्यादा वो नहीं आगे बन सकता। इसके बाद आता है कि ये जो 600 मजिस्ट्रेट थे, इनमें जो सबसे ज़्यादा अहम थे वो 10 जनरल थे, 10 जनरल्स और स्ट्रेटोगई। अब ये क्या था कि 1 फ्रॉम ईस्ट ट्राइब, ये फिर वही ट्राइबल सिस्टम की बात आ गई कि वो जो 10 ट्राइब्स थे, हर कबीला, हर ट्राइब एक जनरल अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा और टोटल ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। और इनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये एक से ज़्यादा दफ़ा भी बन सकते हैं, ठीक है। ईस्ट ट्राइब सेलेक्टेड सोन, नो बार ऑन रिपीटेड टर्म्स। तो ये सिर्फ जनरल्स के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बाकी सारे जो मजिस्ट्रेट थे उनके लिए ये लाजम था कि वो सिर्फ 1 साल के लिए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्टैटिक्स आ जाती है कि टोटल 600 ये मजिस्ट्रेट थे, जिसमें से 500 आप एक तरफ रखिए, 10 इसमें जनरल हो गए और 90 जो बाकी थे वो कुछ फाइनेंशियल काम करते, कुछ रिलीजियस काम करते थे, ठीक है। तो 90 ये हो गए, 10 जनरल हो गए, और ये जो बाकी 500 थे, इनमें से अक्सर सुप्रीडेंट ऑफ मार्केट होते, मेंटेनेंस फॉर रोड ये काम करते, क्लीन स्ट्रीट, इंचार्ज ऑफ प्रिजन, सम टू कीप रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो बाकी 500 ये जो सारे काम थे इन्हें मिलकर वो करते थे। इसमें सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि वर्क बाय लॉटरी और वर्क इन कमेटी, कि एक बंदा लाजमी नहीं कि वो हर दफ़ा सुप्रीडेंट की मेंटेनेंस का काम करेगा, बल्कि ये लॉटरी के ज़रिए तय किया जाता कि इस दफ़ा कौन बंदा कौन सा काम करेगा। इसके अलावा वर्क इन कमेटी ऑफ 10, 1 फ्रॉम ईस्ट ट्राइब। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टोटल चूँकि 10 ट्राइब्स थे तो हर ट्राइब में से एक बंदा आएगा, ठीक है, और इस तरह 10 की कमेटी बनेगी और ये इस तरह ग्रुप्स में काम करेंगे। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ लिविंग सबमिट देयर ऑडिट। तो ये क्या था कि जब भी कोई बंदा जो बाउल के अंदर सर्व कर रहा है उसका टेन्योर मुकम्मल होगा तो उसके बाद वो अपना ऑडिट देगा। तो उसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि बाउल के अंदर आने से पहले उसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने असासे थे, और जितनी देर उसने बाउल में सर्व किया उतनी देर में उसके पास कितने पैसे थे या कितने असासे थे, वो कम ज़्यादा तो नहीं हुए, और उसकी सैलरी के हिसाब से उसके असासे देखे जाते हैं कि वो बराबर बनते हैं या कम ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह उसका ऑडिट किया जाता, चेक किया जाता कि क्या उसने करप्शन तो नहीं की, ठीक है। तो इस तरह इस ऑडिट के ज़रिए कि उसकी सैलरी कितनी है और उसके पास असासे कितने हैं, उसके पास कितने एसेट्स हैं, ये चेक किए जाते। तो अगर वो उसका बैलेंस बनता तो ठीक है, अगर ना बनता तो इस तरह ये पता चल जाता कि उसने करप्शन की है। इसके अलावा इफ़ करप्शन प्रूव्ड पे 10 टाइम्स मोर, कि अगर किसी ऑफिशियल पर करप्शन प्रूव हो जाती है तो वो जितनी करप्शन उस पर साबित हुई है उससे 10 गुना ज़्यादा वो पैसा वापस करेगा। तो ये था बेसिकली बाउल के इसका क्या सिस्टम था, कैसी मेंबरशिप थी और किस तरह इसका निज़ाम चलता।
इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे अहम जो इंस्टीट्यूशन है वो डिकास्टेरिया आता है, जिसे एथेनियन कोर्ट भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली कोर्ट थी जिसके अंदर जो जुडिशल फंक्शन थे वो रन किए जाते। तो द जूरर हु सर्व्ड डिकास्टस, तो उसके अंदर जो जज होते थे उन्हें डिकास्टस बोला जाता। इसके अलावा क्लेमेंथेन ने जो रिफॉर्म की थी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसमें उसके मुताबिक 6000 जूरर थे, ठीक है, डिकास्टेरिया के अंदर एथेनियन जो कोर्ट थी। तो 6000 जूरर ये जुडिशरी एज अ जज अपने काम करते और केसेस सुनते। इसके अलावा वर चूज़न एवरी ईयर, ठीक है, हर साल 6000 जूरर चुने जाते, उसके बाद नए आ जाते। इसके अलावा 600 फ्रॉम ईस्ट ट्राइब, चूँकि 10 ट्राइब्स थे तो 10 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 बन जाता है। तो हर ट्राइब्स 600 जूरर अपने देगा। इसके अलावा एथन के अंदर जो डिकास्टेरिया था, जो कोर्ट थी, ये 10 तरह की थी, 10 काइंड ऑफ कोर्ट्स, और डिफ्रेंशिएटेड ऑन द काइंड ऑफ ऑफेंस, कि जिस तरह क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा हर मतलब नौयत की, जिस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म कोर्ट्स भी बनाई जाती है, मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई जाती है। तो ये ऑफेंस पर डिपेंड करता है कि कितनी किस्म की कोर्ट्स होंगी। तो एथेंस के अंदर 10 तरह की कोर्ट्स थी। इसके अलावा इन सेशन फॉर 200 डेज़ इन अ ईयर, के कोई केस लंबे होते कोई छोटे होते, तो 200 दिनों तक भी ये अपने सेशन में रहती थी। इसके अलावा पटिशनर एंड डिफेंडर गेट इक्वल चांस, कि जिसने पिटिशन की है, जिसने दावा किया और जो अपना दिफा कर रहा है, डिफेंडर है, उसके पास बराबर का मौका होता है कि वो अपनी बात को साबित करे। इसके अलावा जूरर विल नॉट डिलिबरेट। आजकल के दौर में ये होता है कि जो जज होता है वो दोनों साइड्स में बातें करता है, मतलब डिलिबरेट करता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, बल्कि जज सिर्फ बातें सुनता कि एक तरफ पिटिशनर बात कर रहा है और दूसरी तरफ जो डिफेंडर है वो अपनी बात सुना रहा है। तो दोनों तरफ की बात सुनने के बाद, बराबर का मौका देने के बाद, देन विल अनाउंस अ डिसीजन, और ये भी तकरीबन बाय हैंड के ज़रिए होता कि ये जो 6000 जूरर हैं, ये हैंड के ज़रिए या इनमें वोटिंग होती और इसके ज़रिए से वो अपना फ़ैसला सुना देते कि वो किसके हक़ में है। तो ये बेसिकली डिकास्टेरिया था, एथेनियन कोर्ट के उसका सिस्टम कैसा था। इसके बाद आता है आर्मी। तो ये बेसिकली इसके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में नहीं आता, ये एक अलग से आर्मी का इंस्टीट्यूशन है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड की है, तो आप इसे देख लें अगर देखना चाहते हैं। तो एथेंस के अंदर हर बंदा जो अबव 18 ईयर था उसके लिए ये लाजमी था कि वो आर्मी की सर्विस सर अंजाम दे, ठीक है। तो एक्चुअल सिटीज़न होगा, वो एलियन नहीं होगा, ना ही स्लेव होगा और ना ही वो वुमन होगी। तो 50,000 जो मेल सिटीज़न थे एथेंस के अंदर, उनके लिए ये लाजमी था कि वो एज आ आर्मी काम करें, नॉट स्लेव और वुमन। इसके अलावा स्लोन ने जो क्लासिफिकेशन की थी, जो मैंने पहली वीडियो में बताया, जिसमें उसने जो एथेंस की पॉपुलेशन थी उसको क्लासिफाई किया, तो वो प्रॉपर्टी के बेस पे थी और मिलिट्री बेस पर थी, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पर तो पेंटाक्यूजिमो था, जो सबसे अपर क्लास थी, वो ज़्यादातर इसमें वार में या मिलिट्री में नहीं पार्टिसिपेट करती। उसके बाद दूसरे नंबर पर हिपीज़ थे, ठीक है, जो कि घोड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, सिविलरी मैन प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ज़ेगुतई थे, जो इन्फेंट्री मैन खुद जाकर लड़ते थे। और चौथे नंबर पर थेट्स थे, ठीक है, जो लेबर भी थे। और इसके अलावा जो शिप्स होती थी, ठीक है, उस वहाँ पर वो उनको रन करते थे, ठीक है, और जिनको बैकबोन ऑफ एथेनियन नेवी भी बोला जाता है। तो ये जो नीचे वाली 3 थी, पहली को छोड़ के, ये सारी की सारी तकरीबन इनका ताल्लुक़ आर्मी से बनता है। तो ये एक आर्मी का इदारा था। तो ये बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको जो एथेनियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, इक्लेसिया, बाल और डिकास्टेरिया, इसके बारे में बताया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही पॉइंट आता है कि जब दौर था ग्रीक सिटी स्टेट का, तो वहाँ पर लोगों को ये इख्तियार था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। इसके अलावा जुडिशरी थी, अदालत का निज़ाम था। डिकास्टेरिया में हमने देखा, और हर बंदा अपनी थाट को एक्सप्रेस कर सकता था। तो ये चीज़ इसमें आती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दी सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह जो स्लेवरी है ये एक काज बनी एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी लाने का, जिसमें हम मार्क्सिस्ट व्यू, एच.एम. वुड थेसिस, रोल ऑफ वुमन, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ पता चला होगा। तो इसको बेसिकली मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।